आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये वाक्य तब का है जब मैं तंगाई के दौर से गुजर रहा था। मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी कोई बात नहीं बन रही थी। उसी बीच मुझे रेलवे वाले मनोहर भैया का ख्याल आया। दरअसल मनोहर भैया का रेलवे में पिछले साल ही और उनके साथ मेरे ताल्लुकात भी बड़े मधुर थे। तो मैं उम्मीदों का झोला लिए उनके चौखट पर जा पहुंचा और मनोहर भैया से मदद की गुहार लगाई। मेरी बात सुनते ही भैया ने कहा, वैसे तो मुझे पक्का पता था कि मनोहर भैया कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर कर देंगे, मगर मुझे तो अभी ही जरूरत थी, जिस वजह से मेरा चेहरा उतर गया। मनोहर भैया भी मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर मेरी परिस्थिति समझ गए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कर, तू मेरे काम में हाथ बटा। जब तक कि कोई बड़ा इंतजाम नहीं होता, बदले में मैं तुझे कुछ ना कुछ दे दिया करूंगा। मनोहर भैया के इतना कहते ही मेरा उतरा हुआ चेहरा उम्मीद से एक बार फिर खिल उठा। मनोहर भैया ने कहा, आज से मेरे साथ चलियो। फिर मनोहर भैया के यहाँ पर खाना पीना करने के बाद तकरीबन 9 बजे के करीब मैं मनोहर भैया के साथ काम पर निकला। हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हम रेलवे फाटक पहुंचे, जहां भैया ने मुझे सारा काम समझा दिया था और साथ ही मुझसे कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे भी मैं तो यहीं पर ही हूँ। फिर तकरीबन रात के 10 बजे मैंने पहली बार रेलवे फाटक गिराया, क्योंकि आगामी एक्सप्रेस वहां से गुजरने वाली थी। हालांकि मनोहर भैया मेरे काम पर अच्छे से नजर रखे हुए थे, ताकि वो गलती होने पर वक्त रहते ही ठीक कर सकें। खैर, ट्रेन के आने जाने का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे मेरा डर भी अब कम होता गया। जैसे जैसे रात गहराई, रेलवे फाटक पर सन्नाटा पसरने लगा और तकरीबन 2:30 बजते बजते पूरी तरह से खामोशी छा गई और अब अगले 2 घंटे तक कोई ट्रेन भी वहां से नहीं गुजरने वाले थे, जिसका मतलब ये था कि हम थोड़ा आराम फरमा सकते थे। मैं पोस्ट की खिड़की के पास बैठा बाहर रेलवे फाटक की तरफ ही देख रहा था कि तभी हमें रेलवे फाटक गिराने का सिग्नल मिल गया। इससे पहले मैं रेलवे फाटक गिराता कि मनोहर भैया ने रेलवे फाटक गिरा दिया। हालांकि तब वहां पर कोई भी नहीं था, ना तो कोई पैदल आदमी और ना ही कोई गाड़ी वाला। रेलवे फाटक के गिराते ही एक के बाद एक 5 ट्रेन वहां से निकले, जिसमें से 2 मालगाड़ी भी थी और अभी भी 2 ट्रेनों को गुजरना था। मैं अभी रेलवे फाटक की तरफ ही देख रहा था कि मैंने देखा कि 2 बाइक वाले रेलवे फाटक पर खड़े हैं। मैं उन्हें अचानक से वहां देखकर थोड़ा चौंक सा गया था, क्योंकि मैंने उन्हें वहां आते देख नहीं पाया था। तभी रेलवे फाटक ऊपर की तरफ होने लगा, जबकि अभी तो ट्रेन आने वाली थी। मैं पीछे पलटते हुए बोला, अरे मनोहर भैया, ये क्या कर रहे हो? अभी तो ट्रेन आने वाली है। मैंने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि मनोहर भैया रूम में नहीं है। मैं उसी वक्त रेलवे फाटक गिराने के लिए लेवर की तरफ बढ़ा, मगर लीवर तो पहले से ही डाउन था। उस वक्त मैं इतना प्रेशर में आ गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पोस्ट की खिड़की से ही चिल्लाते हुए उन बाइक वालों को आवाज देते हुए बोला, अभी रेलवे फाटक मत क्रॉस करो, ट्रेन आने वाली है। पर ना जाने क्यों वो बाइक वाले मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे और रेलवे ट्रैक क्रॉस करने लगे। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पहुंचे कि एक हनहनाती मालगाड़ी ने उन दोनों बाइकरों को टक्कर मार दी और वो दोनों बाइक वाले उछलते हुए रेलवे फाटक से दूर जा गिरे। ये सब इतना भयानक था कि मेरी सांसें थम गई थी और मेरे हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। मैं वहीं फोट फोट कर रोने लगा। मुझे लग रहा था जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती से हुआ है। मैं अभी मन ही मन अपने आप को कोस ही रहा था कि तभी मनोहर भैया ने आवाज देते हुए कहा, अरे छोटे, वहां खिड़की के पास बैठकर क्यों रो रहा है? क्या हुआ ऐसा? मनोहर भैया की आवाज सुनते ही मैं मनोहर भैया की तरफ एकदम से पलटा और रोते रोते मैंने उन्हें सारी बात बताई। मुझे घबराया देख मनोहर भैया ने मेरे को तो पहले शांत किया और फिर कहा, जो कुछ तूने देखा उस बात का जिक्र किसी और से मत करना, नहीं तो तू भी मुसीबत में पड़ जाएगा। पता नहीं क्यों मनोहर भैया की ये छुपाने वाली बात मुझे सही नहीं लगी। खैर, उस वक्त मैं शांत हो गया और उस रात की ड्यूटी खत्म करके जब सुबह में अपने घर जाने लगा तो मनोहर भैया ने एक छोटी सी काली थैली पकड़ाते हुए कहा, ये ले तेरा मेहनताना और रात को सीधे यहीं आ जाना।
ये बोलकर मनोहर भैया अपने घर चले गए और उनके जाने के बाद जब मैंने उस काली थैली में देखा तो मैंने पाया कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैं उन पैसों को देखकर जहां बहुत खुश था तो वहीं मेरे मन को अभी भी कुछ खटक रहा था। खैर उस वक्त मैं तो पैसे लेकर पहले तो मार्केट गया और खूब सारी खरीदारी की और फिर मैं घर पहुंचा। मैं ढेर सारे पैसे पाकर इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे मैं सो भी नहीं पाया और रात होते ही मैं रेलवे फाटक के लिए निकल गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने पाया कि मनोहर भैया पहले से ही वहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तूने कल वाली रात किसी से बताई तो नहीं है ना? इस पर मैंने कहा, नहीं तो। फिर मनोहर भैया ने कहा, गुड, और कभी बताना भी नहीं। इसके बाद रेलवे फाटक गिराने और उठाने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे रात गहराती गई रेलवे फाटक पर गाड़ियां कम होती गईं। फिर जब रात के 2 बजे तब एक मालगाड़ी के आने का सिग्नल मिल गया। सिग्नल मिलते ही मैंने रेलवे फाटक गिरा दिया। रेलवे फाटक के लीवर को डाउन यानी नीचे गिराने के बाद जब मैंने पोस्ट की खिड़की से फाटक की तरफ देखा तो मैंने पाया कि फाटक गिरा ही नहीं है। मैंने तुरंत ही उस लीवर को फिर से उठाकर नीचे किया मगर रेलवे फाटक अभी भी ऊपर की तरफ ही था। हैरान की बात तो ये थी कि मनोहर भैया फिर से गायब थे। मैं किसी भी तरह से रेलवे फाटक गिराना चाहता था ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैं अभी लीवर को ऊपर नीचे ही कर रहा था कि तभी किसी की चीख सुनाई दी और जब मैंने पोस्ट की खिड़की से बाहर ट्रैक की तरफ देखा तो मालगाड़ी बड़ी ही रफ्तार में गुजरती हुई नजर आई और मैं अभी भी रेलवे फाटक पर अपनी नजरें गड़ाए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो चीख किसकी थी। कहीं कोई मालगाड़ी की चपेट में तो नहीं आ गया। खैर देखते ही देखते मालगाड़ी गुजर गई मगर मुझे कुछ भी वैसा नहीं दिखा जिससे ये पता चल सके कि कोई मालगाड़ी की चपेट में आया हो। मालगाड़ी के गुजरने के कुछ देर बाद मनोहर भैया लौटे और कुर्सी पर आकर बैठ गए। मैंने उनकी कुर्सी पर बैठते ही उनसे पूछा, भैया आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है ये लीवर खराब हो गया है। मेरे इतना कहते ही मनोहर भैया बोले, ये क्या कह रहा है छोटे? इस पर मैंने कहा, हाँ हो गया है, यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही चेक कर लो। मेरे इतना कहते ही मनोहर भैया कुर्सी से उठे और लीवर को पकड़ते हुए उसे नीचे कर दिया। लीवर के नीचे करते ही रेलवे फाटक भी नीचे हो गया और फिर जब मनोहर भैया ने लीवर ऊपर किया तो फाटक ऊपर उठ गया। ये देखकर जहां मैं हैरान था तो वहीं मनोहर भैया मुझ पर हंसते हुए बोले, तू भांग वांग तो खा के नहीं आया है? खैर उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा और रात गुजरी और मैं अपने घर के लिए निकला। अभी मैं सीढ़ियां ही उतर रहा था कि मनोहर भैया ने फिर से एक काली थैली मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, आज थोड़ा कम है मगर तेरा काम चल जाएगा। उस थैली के अंदर फिर से पैसे थे। इस बार मैं चुपचाप घर गया और उस थैली को संदूक में रख दिया और खाना पीना करने के बाद मैं आराम से सो गया। सूरज ढलते ही मैं फिर से काम के लिए निकल गया। फिर जब मैं रेलवे फाटक पहुंचा तो मैंने पाया कि फाटक के एक ओर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रक क्रॉसिंग के आधे से ज्यादा हिस्से को ब्लॉक किए हुए था मगर भैया जो पहले से ही पहुंचे हुए थे उन्होंने बताया कि ट्रक अचानक ही बिगड़ गई है और मिस्त्री अभी लगे हुए हैं उसे ठीक करने में। जहां मिस्त्री ट्रक को ठीक करने में लगे थे तो वहीं मैं भी अपने काम में जुट गया था। हालांकि उस ट्रक के चलते रेलवे फाटक पर काफी ज्यादा गाड़ियों का जाम लग रहा था, लेकिन जब रात के 2 बजे तो रेलवे फाटक क्रॉस करने वाली सिर्फ इक्का दुक्का ही गाड़ी थी, पर वो ट्रक अभी भी चौंका तो पड़ा हुआ था। ट्रक को ठीक कर रहे वो 4 लोग भी अब थक चुके थे। इसी बीच मैंने रेलवे फाटक गिरा दिया। दरअसल ट्रेन एक के बाद एक गुजरने वाली थी। मैंने रेलवे फाटक तो गिरा दिया था मगर पिछले 2 दिनों में जो कुछ मैंने देखा था वो अभी भी मेरे जहन में एक अजीब सी हलचल मचाए हुए था। साथ ही मैंने मनोहर भैया पर भी अपनी एक नजर जमा रखी थी ताकि वो आज भी रोजाना की तरह गायब ना हो जाए। फिर कुछ ही देर में ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी और फिर जब मैंने बाहर रेलवे फाटक की तरफ देखा तो मैं चिल्लाते हुए बोला, अरे ट्रक से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। दरअसल वो 4 लोग जो वहां बिगड़ी ट्रक की मरम्मत कर रहे थे, अब वो 4 जने ट्रैक पर किसी मूर्ति की तरह खड़े थे जिन्हें मैं चिल्लाते हुए ट्रैक से हटने को कह रहा था मगर वो हिल तलक नहीं रहे थे।
इससे पहले मैं कुछ और कर पाता कि आ रही ट्रेन उन चारों को कुचलते हुए निकल गई और इतना खौफनाक मंजर देखते ही मैं वहीं एकदम से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो तब तक सुबह हो चुकी थी। सामने मनोहर भैया थे। मेरी आंख खोलते ही उन्होंने मुझसे पूछा, तू ठीक तो है ना? इस पर मैंने कहा, मैं तो ठीक हूँ, मगर रात जो हुआ। अभी मैंने इतना कहा ही था कि मनोहर भैया ने कहा, रात गई बात गई, तू ज्यादा मत सोच, ये ले पकड़ी ये थैली और घर जा। फिर से वो पैसे वाली काली थैली देखकर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और थोड़ा मन ही मन सोचने के बाद मैंने मनोहर भैया से ये कहकर मना कर दिया कि अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बेझिझक मांग लूंगा। भैया भी मान गए और मैं बिना पैसे लिए घर पर चला आया। मैं घर तो चला आया था मगर मेरा दिलो दिमाग अभी भी वहीं रेलवे फाटक पर अटका हुआ था। पता नहीं क्यों अब मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और वहां फिर से जाने की। और दिन भर की सोच विचार के बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं मनोहर भैया को रेलवे फाटक पर काम करने से मना कर दूंगा। और यही सोच के मैं रात को एक आखिरी बार रेलवे फाटक पहुंचा, जहां पर मुझे पता चला कि मनोहर भैया की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है, जिस वजह से किशोर जी ही रात की शिफ्ट भी वहां पर करेंगे। मैं ये जानने के बाद वापस घर ही लौट रहा था कि किशोर जी ने कहा, अब आ ही गए हो तो रुक जाओ, वैसे भी मैं दिन भर के काम से थक गया हूँ, तुम रहोगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी। किशोर के इतना कहने पर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो रुक जाता हूँ। अभी 2 से 3 घंटे ही बीते थे कि किशोर जी ने कहा, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, तब तक देख लेना। ये बोलकर वो वहां से चले गए और मैं अकेला पोस्ट पर रह गया। फिर जब रात के 2 बजे तो मैंने देखा कि 8 से 10 लड़के जो कहीं से क्रिकेट खेलकर आ रहे थे रेलवे फाटक पर अपनी बाइक को रोककर बातें कर रहे थे, जबकि अभी रास्ता खुला हुआ था। मैंने उन्हें आवाज देते हुए कहा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात गए, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। मेरी बातें सुनकर वो अपनी बाइक पर तो बैठ गए मगर वो अभी भी वहीं पर रुके हुए थे। तभी मुझे ट्रेन के आने का सिग्नल मिल गया, तो सिग्नल मिलते ही मुझे फाटक नीचे गिराना पड़ा। अभी मैंने फाटक नीचे गिराया ही था कि मैंने देखा कि वो सभी लड़के अब बाइक को रेलवे फाटक की साइड से निकाल रहे हैं। मैंने ये देखते ही उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं मान रहे थे। मैं तुरंत ही पोस्ट से बाहर निकला और जैसे ही रेलवे फाटक की तरफ बढ़ा कि मेरे पांव एकदम से जम गए। दरअसल मैंने देखा कि उन सभी लड़कों को बहुत से काले सायों ने जकड़ रखा है और उन्हें जबरन ट्रैक पर ले जा रहे हैं। उस वक्त तो मेरी आवाज तक बैठ गई थी और देखते ही देखते वो सारे लड़के ट्रेन से कटकर मर गए। ट्रेन के गुजरते ही वहां बहुत से लोगों की चीखें आने लगी थी। उन चीखों से ऐसा लग रहा था कि उन सभी को बहुत दर्द हो रहा हो। फिर मैं जैसे तैसे करके वापस पोस्ट में आ गया और अब मेरी बुद्धि जरा सी भी काम नहीं कर रही थी। मेरा पूरा बदन लगातार पैसों से थरथराए जा रहा था। तभी किशोर जी भी आ गए। किशोर जी मेरी हालत को देखते बोले, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, बात क्या है? मगर मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं था और किसी तरह रात बीती और मैं चुपचाप घर लौट आया। उसी शाम मुझे ये खबर मिली कि मनोहर भैया की मौत हो गई है। फिर इस हादसे के बाद मैंने भी फिर कभी भी उस रेलवे फाटक की तरफ अपना मुंह नहीं किया। दोस्तों, आज भी मुझे बड़ा डर लगता है। पता नहीं मनोहर भैया वो पैसों की काली थैली कहां से लाते थे और उस रेलवे फाटक पर इतने सारे हादसे क्यों होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।